नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि अफसोस, आलोचना होनी चाहिए किंतु आरोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, गंदे आरोप लगाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन आरोपों को कोई सच नहीं मानता है। खासकर महिलाएं, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, जिन्हें इस सरकार में पानी मिला है, पक्के मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, अनाज मिला है। और सच बात तो ये है कि गैस कनेक्शन मिले हैं और साथ में मिला है उनके समृद्धि का मार्ग। तो वो कैसे इन आरोपों पर विश्वास कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये निराशावादी हैं और अफसोस है कि ये सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते। देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, इन्हें वो भी पसंद नहीं है कि कैसे विश्व में हमारी साख बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में तमाम चुनौतियां हैं, दुनिया के तमाम देशों में नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, अड़ोस पड़ोस में भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन भारत अपनी जगह पर कायम है और तेजी के साथ संभल करके आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 की बात की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो कालखंड था, जिसमें वो सरकार थी और इस सरकार को तमाम अवसर मिले, लेकिन मुसीबतें ही मुसीबतें दिखी। घोटाला होता रहा, कहीं आतंकवाद बढ़ रहा था, गोलियां चल रही थी। लेकिन आज स्थिति है कि जम्मू कश्मीर तक में अब थिएटर फुल चल रहे हैं। लोग गए हैं, मैंने उनका सीधा इशारा राहुल गांधी की ओर था, गए हैं, झंडा फहराया है। ये कैसे संभव हो पाया? इन तमाम बिंदुओं पर विशद चर्चा करते उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। इसके माने पूरे सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री बहुत तेजी के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और इसी दौर में उन्होंने सपना देखा और दिखाया कि 2047 तक अपना देश विकसित हो जाएगा। यही देखा जाए तो एक ओर जहां भारत का अमृत काल चल रहा है, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा उद्योग और व्यापार जगत भी नई आशाओं के साथ में है। खास तौर से यूपी में जो 10 से लेकर के और 12 फरवरी तक ग्लोबल समिट हो रहा है, वो हमारी एक नई चेतना को जागृत कर रहा है। और ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ण जयंती वर्ष मन रही है व्यापार मंडल की, क्या उपलब्धियां रही, अब आगे क्या होगा, आज व्यापारी कहां खड़ा है। क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई है, वो बड़ी दुखदाई है। एक रिपोर्ट है एनसीआरबी की,
रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्षों में किसानों से ज्यादा कारोबारियों ने आत्महत्या की है। 21 का ही आंकड़ा है, 12,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। इन कारोबारी में जो 12,000 हैं, उनमें 4,000 ऐसे हैं जो खरीद का काम करते हैं, शेष ऐसे हैं जो सीधे ट्रेड का काम करते हैं। यह भी एक चिंता का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा। मुकुंद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने प्रधानमंत्री का भी भाषण सुना, बड़ी ऊर्जा के साथ सुना और बीच बीच में आप कह भी रहे थे, टिप्पणी भी कर रहे थे। कुल मिलाकर के आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी प्रधानमंत्री के ये जो भाषण हुआ? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज लोकसभा को अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भाषण दिया, निश्चित रूप से 2047 की पूरी रोड मैप उन्होंने आज यहाँ पे प्रस्तुत किया। किस प्रकार से भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के हो, कोरोना जैसी महामारी के बाद जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहाँ पे एक वक्त ये भय का वातावरण था और उसके बाद कई देश आज तक नहीं संभल पाए हैं, दिवालिया होने की कगार पे पहुँच गए हैं, उन सब मुसीबतों को झेलते हुए आज भारत लगातार विश्व की हर एक घटना में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाते हुए भारत को आगे बढ़ाने का जो कार्य करने का उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से ये नए भारत को बनाने के लिए एक अच्छा संदेश है। और हम सब लोग किस प्रकार से देश के लिए आगे बढ़ें, इसके लिए भी उन्होंने जो बात रखी है बहुत ही सराहनीय उनकी बात है और उद्योगों को इन्होंने विशेष महत्व देने के लिए इस पूरे भाषण में बात की। देखिए, हर विकसित देश के पीछे उसके व्यापार, उसका उद्योग, जिस देश में उद्योग और व्यापार विकसित हुआ है वही देश विकसित देश की श्रेणी में आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका एक जो विगड़ा उठाया है, निश्चित रूप से व्यापार भी विकसित होगा, उद्योग भी विकसित होगा और भारत भी विकसित राज्य में आएगा। ठीक बात। मुझको जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि चुनौतियों के बिना जिंदगी नहीं होती। क्या वास्तव में आज व्यापार जगत के सामने तमाम चुनौतियां हैं, उद्योग जगत के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिनके लिए आप संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार भी जो है उसमें अपनी भागीदारी निभा रही है कि चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए? क्या आपको लग रहा है? निश्चित रूप से देखिए, उद्योग और व्यापार जी दो ऐसे चीज हैं कि इसमें रोज सुबह एक नई चुनौती के रूप में हम लोगों को सामना करना पड़ता है। हम देश के व्यापारी हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी देश के साथ किस प्रकार से खड़े रहे उसके लिए भी तैयार हैं और हम टैक्स देने के लिए भी तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि टैक्स कम किया जाए या टैक्स खत्म किया जाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमारा और सरकार के बीच में विगत 50 साल का जो सफर रहा है वो केवल इस बात को लेकर टकराव की स्थिति रही है कि टैक्स का लेने का जो तरीका है वो इतना सरल हो, वो इतना सिंप्लीफाई हो, उसमें लाल फीताशाही ना हो, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो और जो कानूनी लिखा पड़ी है उसमें व्यापारी ना फंस करके अपने व्यापार की ओर ध्यान दे। इसके लिए हमारा ये व्यापार मंडल की स्थापना भी हुई थी और इसके लिए व्यापार मंडल लगातार 50 सालों से संघर्ष भी करता रहा है। अभी देख करके जिस प्रकार से अब की बार बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बताया कि हम लोगों ने इतने कानूनों को सरलीकरण किया है, ख़त्म किया है। हमारी एक्चुअल में डिमांड यही है कि कानून इतना सिंपल हो, जैसा चाणक्य कहा करते थे कि कर उस प्रकार से होना चाहिए कि एक भौरा जिस प्रकार से एक फूल से उसका मधु ले लेता है और फूल की सुंदरता में कभी नहीं पड़ती है, उसी प्रकार से सरकार को टैक्स भी लेना चाहिए और व्यापारियों को जिसमें उत्पीड़न ना हो और उसे भ्रष्टाचार का सामना न करना। लेकिन मुकुंद ये बताइए कि अभी आप लाल फीताशाही की बात करें, लाल फीताशाही का तो लगता जमाना चला गया, अब तो
डिजिटल का जमाना आ गया है, और प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि दुनिया में भारत के जो डिजिटल है उसकी खूब वाहवाही हो रही है। तो अब जब डिजिटल का आ गया तब तो आपको जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं दिखता। बिल्कुल दम दिखती है, इस वजह से कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि ऑफिसों में व्यापारी न जाए और ऑफिसर व्यापारी के यहाँ न जाए। लेकिन होता क्या है कि इसको नियम को बनाने वाले और फॉलो कराने वाले कहीं ना कहीं उस टेबल से होकर के जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अभी मंडी का ऑनलाइन उन्होंने कर दिया कि प्रवेश पर्ची ऑनलाइन कटेगी, और मंडी में उन्होंने कह दिया गेट पास ऑनलाइन होगा, लेकिन उसको वेरीफाई वहां का बाबू करेगा। हमारी मांग ये है, आपने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन फिर हमें वेरीफाई के लिए बाबुओं के चक्कर क्यों काटने पड़े। अभी फूड में आई है कि जो इंडस्ट्री बने लगेंगी या इंडस्ट्री के लिए उन्होंने मंडी शुल्क खत्म कर दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी की मंशा कितनी अच्छी है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब उसमें क्या हम सुन रहे हैं कि उसकी परमिशन मंडी अधिकारी से लेनी पड़ेगी। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन इफ बट भौतिक सत्यापन और विवेका अनुसार जो निर्णय है, इन सब के चक्कर में आज भी व्यापारी परेशान है। और अभी हमें लगता है कि जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी की मंशा है और व्यापार मंडल का यही रोल है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को अपनी बातों को अवगत करावें, और सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले जैसा 2047 का विजन माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो इन सब चीज़ों पे भी वाकई आने वाले दिनों में हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। मुझे एक बात ये भी बताइए कि ग्लोबल समिट हो रही है लखनऊ में, आपको इसकी से कितनी आशाएं दिखती हैं, कितनी उम्मीदें दिखती हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एमओयूज तो हो रहे हैं, लेकिन कतिपय कारणों से जमीन पर जो है निवेश नहीं दिखाई दे रहा। यही तो हमारी मांग है, जो आपने कतिपय कारण बताया। आप क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए, सारे उद्योगपतियों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, पूरे देश में लिया। अभी हम महाराष्ट्र में अपने व्यापार मंडल की बैठक में गए, वहां पे यूपी के बारे में इतनी अच्छी अब छवि बन गई है कि सब लोगों ने हमसे ये कहा कि हमारे महाराष्ट्र में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने तो अपना काम कर दिया, योगी जी ने उनको इनवाइट कर दिया, वो यहाँ पे आ गए, लेकिन ये धरातल पे इसलिए नहीं आ पा रही है। जो हमने बात आपको एक बताई कि जब आनी तो अधिकारियों के माध्यम से, उनका इतना हैरेसमेंट होता है, इतनी बात होती है कि जिसकी वजह से उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन जब वो धरातल के रूप में आता है तो कहीं ना कहीं उनको रोल बैक करके जाना पड़ता है। और यही कारण है कि कोई सफलता नहीं मिल रही। यही कारण है कि उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को खींच के अपने प्रदेश में ला रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि हमारी जो योगी सरकार है उसके पास विजन भी है, काम करने की क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है, ऊर्जा भी है, किंतु ये जो नौकरशाही है उस पर अपेक्षित अंकुश नहीं लग पा रहा। देखिए, अपेक्षित अंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास तो बहुत है, लेकिन हमें लगता है कि एक 70 साल 60 साल पुरानी एक जो चली आ रही है हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं उनकी बंदिशें भी हैं, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज के भी कार्रवाई जरूर करेंगे और इसको भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए मुकुंद, ये चर्चा बहुत तेजी पे है कि स्वर्ण जयंती समारोह आप बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और इसके विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे, वो तो खैर समय पर दिखाई देगा, लेकिन 15 साल पहले या उसके पहले 25 साल, फिर 30 साल और कुल मिला के 50 साल, तो ये जो 50 साल की यात्रा व्यापार मंडल की है उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? या मैं एक सवाल इसी से जोड़ा हुआ और कि उपलब्धि में व्यापार मंडल तो आया लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन भी हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, व्यापार मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जी कि चूंकि हमें लगता है इस 50 साल के सफर में आपने भी व्यापार मंडल को नीचे से देख करके यहाँ तक की स्थिति देखी, ठीक, और आपने वो जमाना भी देखा होगा जब एक विभाग का चपरासी
एक बाजार से गुजरता था तो व्यापारी डर के मारे अपनी दुकान बंद कर देता। ठीक बात है। चपरासी की हम बात कर रहे हैं, अभी हम IAS IPS की बात नहीं कर रहे हैं। वो जमाना भी आपने देखा होगा। क्योंकि हमें लगता है कि इस 50 साल के सफर में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है व्यापार मंडल को यहाँ पे ले जाने का। चलिए, और व्यापार मंडल की जहाँ तक उपलब्धि है, वहां से व्यापारी समाज जो पुरानी एक छवि थी लाला जी की, सेठ जी की, उसकी जो छवि एक कर चोरी की, एक मिलावटखोर की, इस प्रकार की जो छवि थी, आज हम सब लोगों ने पुनः प्राप्त की। देखिए, कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल को आज अपने अपने दलों में व्यापारियों को महत्व देने के लिए व्यापार प्रकोष्ठ की स्थापना कर। आज हर जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है वो व्यापारी समाज के लिए उसके चुनाव मैनिफेस्टो में अलग जगह होती है। ये व्यापार मंडल की उपलब्धि है। आज हर राजनीतिक दल और हर प्रधानमंत्री समय समय पे, अभी कोरोना के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कई मंचों से व्यापारियों को भूमिका को सराहा है, उनको धन्यवाद देने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आज हर फोरम में व्यापारियों को सुना जाता है। आज चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो कमिश्नरी की हो, व्यापारियों के लिए अलग समय दिया जाता है। और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज जब हम किसी अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं और हम बताते हैं कि व्यापार मंडल से हैं, तो वो सब लोगों को छोड़ करके पहले हम लोगों की समस्या सुनने का काम करता है और उसको बड़े गंभीरता से सुनकर सुलझाने का भी काम करता है। ये जो एकता हम लोगों में बनी है, ये जो हम लोग शक्ति के रूप में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं व्यापार मंडल का योगदान। ठीक बात है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि अगर 50 साल पहले के व्यापारी को देखें और आज के व्यापारी को देखें तो आपको क्या अंतर दिखता है दोनों में? देखिए, 50 साल पहले के व्यापारियों को देखें और आज के व्यापारियों में, देखिए, देश प्रेम हमारा पहले भी बहुत था, व्यापारी समाज सामाजिक भी और देश प्रेम भी पहले भी बहुत था। आज हम लोग व्यापार करने के साथ में कहीं ना कहीं अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं जी। आज हर समाज हमको मिलावटखोर, जमाखोर की नज़र से नहीं देखता। आज हम लोगों को बड़े शान से कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारी समाज का उतना योगदान है। और जो व्यापारी समाज कभी किसी के सामने नहीं बोल सकता था, वो आज व्यापारी समाज आंख से आंख मिला के बड़े बड़े अधिकारियों से बात करके अपनी बात बनवाने का कार्य करता है। तो ये व्यापार मंडल का मेरा ठीक बात है कि आज ये स्थितियां उत्पन्न हो गई है। लेकिन जो धार हमने देखी थी शुरुआत में 50 साल पहले, आपने ठीक कहा, मैंने वो दिन भी देखा कि जब राजस्थान भवन में किस तरीके से लाला विशंबरनाथ अग्रवाल की जगह पर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की ताजपोशी हुई थी, मैंने वो भी देखा। मेरा से कि जो धार बनाई थी पंडित श्याम बिहारी जी ने, वो धार अब नहीं रह गई है। उसका कारण सीधा सीधा हम आपसे कह देते हैं कि व्यापारियों का दलगत राजनीति का मोह जो है उनको ले डूबा। अगर वो बिल्कुल विशुद्ध रहते पंडित जी के कारण, हालांकि बाद में पंडित जी को भी बीजेपी वालों ने घेर करके और दलगत राजनीति डाल दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर दलगत राजनीति से दूर शायद वो धार होती, लेकिन वो धार तो कमजोर पड़ ही गई है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक व्यापारी नेता को राजनीति में आने का है, अगर हमें अपनी बातें को हमारे प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात वहां तक पहुंचने में हमको एक दिक्कत आएगी। शुरुआत जब की गई थी तब ये कोई मंशा लेकर के नहीं की गई थी, लेकिन आगे आगे ये जरूरत महसूस हुई कि हमें सत्ता में भी अपनी भागीदारी कहीं ना कहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से अब देखिए 3/7 खत्म हुआ पूरे देश से। तो कहीं ना कहीं वो पंडित जी का जो स्पीच थी वहाँ की और जो उनका भाषण था उसमें भी योगदान था, क्योंकि व्यापारियों की बहुत पहले की मांग थी, तो उसकी भी जरूरत थी। लेकिन जैसा कि समाज का एक वो है कि सत्ता आती है तो कोई ना कोई उसके साथ में बुराई चली जाती है। जब सत्ता आई तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल में भी एक दिक्कत इस प्रकार की आई कि व्यापार मंडल को 2 या 3 भाग में होना पड़ा। पहले कंचल जी, फिर हम तो देखते हैं कि आज के टाइम पे जितने भी नेता निकले हैं व्यापारी समाज के हैं, वो सब इसी व्यापार मंडल से निकले हुए हैं। और जब एक घर के 2 बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से कमी तो आती है, लेकिन हमें लगता है कि जब व्यापारी समाज पे कोई संकट आता है
हम सब लोग संयुक्त रूप से लड़ते हैं, अलग अलग रास्ते से निकलते हैं। इस देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन सबका रास्ता तो देश हित में ही जाता है। इसलिए अलग अलग व्यापार मंडल बने भी हैं, लेकिन अगर सबका रास्ता व्यापारी हित के लिए जाता है तो अपने उसमें कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से जो दो फाड़ हुए हैं उससे व्यापारी समाज में अब तो फिर भी वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन वो एक दौर था 2005 का 6 का, जब बिल्कुल धाराएं लकीरें खिंची हुई थी। उस दौर को भी हम सब लोग पार कर आए हैं और आज पुनः हम सब लोग एक गौरवमय क्षण के में उपस्थित हैं। एक ये भी है कि क्या व्यापारी समृद्धि हुआ है या उसके सामने ये जो ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है उस कारण से उसका व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल, हमने दिया हुआ है हमने, और हर व्यापारी से हम हर जगह कहते हैं कि अब हमारा कंपटीटर जो है वो बगल का व्यापारी नहीं है। अब हमारा कंपटीटर अमेरिका में बैठा, यूरोप में बैठा वो अदृश्य आदमी है जो इस देश में लगातार 5 साल 10 साल अपने घाटे का बजट लेके आ रहा है। उसको अपने अपने देश में बगैर इंटरेस्ट के पैसा वहाँ की सरकारें देख रही हैं। यहाँ पे हम अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं व्यापार के लिए तो 16% 17% मिलता है। वहाँ पे बगैर इंटरेस्ट के हमें लोन ले करके और घाटा देने के लिए आ रही है। इस प्रकार से एक फेयर मार्केट जो होनी चाहिए वो इस देश में नहीं हो पा रही। बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो बल्क के परचेजर होते हैं उनमें ज़्यादा डिस्काउंट दे रही। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी भारतीय व्यापार मंडल की भी बैठक है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अगर हम उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पे भी है और केरल में भी है। इसलिए इसके लिए हम सब लोग एक बहुत योजना बना रहे हैं और सरकार से लगातार बात भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की ऑनलाइन कंपनियां जो बड़ा बड़ा विज्ञापन दे करके अपनी झूठ बात को भी सच साबित करने में कि सबसे सस्ता रविवार, सबसे सस्ता शुक्रवार, उसमें होता क्या है कि एक चीज़ कोई बहुत सस्ती कर दी क्योंकि उनका बजट ही घाटे का है। ये एक व्यापारी भाइयों के पास आने वाले दिनों में ये समस्या और विकराल रूप से होने वाली है, जिसके लिए हम सब लोग बड़े स्तर पे तैयारी कर रहे हैं और इस पे हम सब लोग सरकार के साथ वार्ता करेंगे। और अगर हमारी समस्या इसमें रेगुलेटरी एक्ट बनना चाहिए, अगर इसमें कोई दिक्कत आती तो प्रजातांत्रिक तरीके से हम इसको बात को सरकार तक पहुंचाने का भी। लेकिन मुकुंद ये बताइए कि ये तो फिर आप मानते ही हैं कि 50 वर्षों में या जो भी आजकल तरीके अपना लिए उससे व्यापारी परेशान हो गया है। व्यापारी का जो वैभव था, जो उसकी समृद्धि थी, उसमें कमी आई है और व्यापार जगत जो है एक तमाम सवालों के निशाने पर आ गया है। देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ऑनलाइन कंपनियों की है। तो निश्चित रूप से जब से ऑनलाइन कंपनियां आई हैं हमारे व्यापार में बहुत कमी आई। बहुत कमी। अभी दीपावली में सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले कह रहे थे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, शूज ये ऐसी मार्केट है जिसकी वजह से कस्टमर मार्केट में जाता है और जब मार्केट में जाता है तो और चीजों का भी खरीदारी करता है। तो भारत का जो एक स्वरूप था व्यापार का, देखिए पूरे विश्व में मंदी आई, भारत में नहीं आई, क्योंकि इसका एक स्वरूप है कि यहाँ पे सहालक और यहाँ पे त्योहार और यहाँ पे मार्केट की जो हमारी स्थानीय मार्केट है उसको लेकर के लोगों में जागरूकता थी। हम लोगों ने मांग की है सरकार से कि स्थानीय बाजार, स्थानीय पर्यटन, इन पे विशेष फोकस दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत और माननीय योगी जी जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना है वो बगैर स्थानीय व्यापार के पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये निश्चित रूप से एक ये समस्या है और हम सब लोग मिलकर के इसका कोई ना कोई निस्तारण जरूर करेंगे। मुकुंद ये बताइए कि जैसा मेरी जानकारी में है, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, कि पिछले वर्षों में खासतौर से 21, 20 उसके बाद चले तो किसानों के लिए तो कहा जाता था कि वो आत्महत्या कर देते हैं, कि उनकी फसल बेकार हो जाती है, कोई खरीदार नहीं होता है और बड़े बड़े आंकड़े आते हैं। लेकिन अभी ये एनसीआरबी में ये सरकार की ही एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कारोबारियों ने अब किसानों से ज़्यादा आत्महत्या की है। क्या ये आपके संज्ञान में है? बिल्कुल संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है कि कारोबारी इस समय अपने कारोबार से परेशान हो करके आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
आत्महत्या किसी भी समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हम सब लोगों को उससे मिल करके संघर्ष करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि अगर हम जाएंगे इस पे और रिसर्च करेंगे, इसके और डीपली जाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही ऑनलाइन कंपनियां हैं। ऑनलाइन कंपनियां, क्योंकि बाकी समस्याएं तो आदमी, हमने क्या कहा, एक जब ऑनलाइन कंपनी आती है वो 5 साल के नुकसान को लेकर के आती है। और हमारा व्यापारी समाज जो रोज सुबह दुकान खोलता है ना, उसे महीने के आखिरी में अपने बच्चों की फीस जमा करनी होती है, किराया जमा करना होता है, बिजली का बिल जमा करना होता है, बैंकों का ब्याज, तनख्वाह देनी होती है। तो इन सब चीज़ों को उसको हर महीने झेलना होता है। तो ये समस्याएं भी अपने व्यापारी भाइयों के पास आ रही हैं। और इन सब को लेकर के हम सब लोगों ने एक योजना भी बनाई है। आने वाले दिनों में व्यापार मंडल ऐसे व्यापारियों की कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए भी हम सब लोग आने वाले दिनों में कोई घोषणा करेंगे कि सरकार से तो हमें जो करना चाहिए वो तो हम करेंगे, लेकिन व्यापार मंडल भी ऐसे लोगों के पास पहुंच के क्या मदद कर सकता है, इसकी हम सब लोग निश्चित ये किसी समाज के लिए, वो चाहे व्यापारी समाज हो, आत्महत्या का चलन ही बहुत खतरनाक होता है। और व्यापारी समाज को जो कि इतना देश को आगे बढ़ाने वाला है, ये समस्या बहुत ही चिंतनीय है। कई बार हमने इसमें पत्र लिखे भी हैं सरकार को, और हम इसको और रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से ऑनलाइन कंपनियां ही इसकी जिम्मेदार हैं। लेकिन ऑनलाइन कंपनियों के कारण ये माना जाए कि व्यापारी कर्ज में डूब जाता है, व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाता है, उसने जो अपना कच्चा माल रखा वो सब बर्बाद हो जाता है। ये दूसरा एक और कारण, हाँ जरा वही बताइए। दूसरा एक कारण है ये सट्टा बाजार। ओह, सट्टा बाजार जब लग रहा था तब भी व्यापार मंडल ने मांग की थी कि सट्टा बाजार को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। देखिए, मेरे पास कोई माल है नहीं, ना मुझको स्टोर करना है, ना मुझको उसको फिजिकली खरीदना है, लेकिन सट्टा बाजार में जिस प्रकार से ये हम लोग डब्बा बोलते हैं, जिस प्रकार से डब्बे में ये बाजार एकदम से भाव चढ़ जाते हैं, एकदम से बाजार दाम गिर जाते हैं, इससे भी व्यापारी समाज बड़ा प्रभावित। और इससे किसी वर्ग को कोई फायदा होने वाला नहीं। आर्टिफिशियल तेजी आती है, आर्टिफिशियल मंदी आती है। तो सट्टा बाजार को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। आत्महत्या करने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये। तो ये जो सट्टा बाजार तो अभी से नहीं, काफी समय से चल रहा है। क्या इस दिशा में कोई आपकी बातचीत हुई सरकार से, और आपने सरकार से कोई दबाव बनाया क्या? देखिए, सरकार पे कई बार बातचीत हुई है, लेकिन सट्टा बाजार का भी अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और कहीं ना कहीं जा करके, फिर हमने कहा कहीं ना कहीं जा करके जब वो ऊपर आता है तो उसमें हमको सफलता, निश्चित रूप से सट्टे बाजार बंद कराने में सफलता नहीं मिल पाई है। आज तक आप भी 24 घंटे सड़क पे ही रहते हैं और जमाने से देखा है, आज तक सट्टा बाजार से किसी को बनते नहीं देखा है, सबको बिगड़ते ही देखा है। आपको याद होगा दिल्ली मिष्ठान कानपुर का। हाँ। तो ऐसे कई घराने हैं जिनकी जो सट्टा बाजार से बर्बाद हुए हैं। हाँ, आबाद होने वाले विदेश में या दिल्ली में या बंबई में बैठा कोई सट्टा बाजार होगा जो आबाद हुआ है, ज्यादातर बहुतायत बर्बाद हुए हैं। इसलिए इसमें मांग भी है और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे कि सट्टा बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। दूसरा एक जो व्यापारियों के सामने, कभी मैं कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था तो व्यापारी ये कह रहे थे, बताइए हम टैक्स भी कलेक्ट करके देते हैं, जीएसटी वगैरह, और हम चोर भी कहलाते हैं। और हमारे एक व्यापारी मित्र हैं, उन्होंने तो बड़ी अच्छी मांग की, और उनका कहना है कि अगर मैं चाहूँ कि भाई अगर हम आपका टैक्स कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं तो कम से कम 1-2% हमको उसमें मिलना चाहिए टैक्स कलेक्शन के लिए, क्योंकि हम मुनाफे का 2% मुनाफे का काम करते हैं और 18% आपको दे देते हैं जा करके कलेक्ट करके। तो एक ये भी आया और कहे कि चोर भी बन रहे हैं। क्या ये परिस्थितियाँ भी बनी हुई है, और क्या इस दिशा में भी आपका व्यापार मंडल कुछ सोच रहा है? देखिए, जो उनके सुझाव का स्वागत है कि जो उन्होंने कहा कि हम देते हैं 1-2% देना चाहिए।
हमारी इसमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और हमने इसमें 2 प्रस्ताव रखे थे। देखिए, वापस लेने के लिए हमको फिर अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। हम अपने जीएसटी का रिफंड तो ले नहीं पाते हैं भ्रष्टाचार के कारण। बिल्कुल सही। अब हम हमसे कहें कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमको वापस मिल जाए, तो हमको तो मिलेगा नहीं, हो सकता है हमारे नाती पोतों को मिल जाए। इसलिए हमने 2 प्रमुख चीज हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी जी। कि आज की तारीख में हम व्यापारी, मुख्यमंत्री जी 10 लाख का दुर्घटना बीमा व्यापारियों को दे रहे हैं। हमने कहा था कि इस 10 लाख के दुर्घटना बीमा को जनरल बीमा कर दिया जाए, क्योंकि अगर व्यापारी के यहाँ आग लग जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है कि उसका व्यापार खराब हो जाता है, तो सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसमें सरकार उस व्यापारी की मदद कर सके। और न केंद्र सरकार की है न प्रदेश सरकार की। जिला अधिकारी के माध्यम से हमने सुना 10,000 की शायद मदद की है, वो उतना काफी नहीं होता है। तो सरकार के पास सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है कि उसका कितना व्यापार है, कितना स्टॉक है, ये भी सरकार के पास हमेशा रहता है। इसलिए हम उसमें फर्जी भी नहीं कर सकते कि कितना स्टॉक है। तो अगर सरकार सामूहिक रूप से हमारा जो दुर्घटना बीमा है उसको जनरल बीमा कर दे। दूसरा हमने एक प्रस्ताव दिया था कि स्वास्थ्य बीमा, आप गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसको भी जनरल स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए 5 लाख का। इस वजह से कि जो बहुत ऊपर का व्यापारी होगा उसको तो वैसे भी आपकी योजना का अवेल नहीं करेगा, लेकिन जो छोटे क्लास का व्यापारी होगा उससे जब वो बैठेगा दुकान पे और उसे ये लगेगा कि हमारी बीमारी में भी सरकार हमारे साथ है, हमारी खराब स्थिति में भी सरकार हमारे साथ है, तो वो और भी निर्भय होकर के और भी निर्भीकता से और उससे व्यापार करेगा। और जब वो व्यापार करेगा तो प्रदेश का जरूर उत्थान होगा। तो ये 2 प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर डायरेक्ट दिए थे जाकर के कि ये 2 अगर कर लेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एक बात हमसे तब कही थी कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों से कहते कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएं। हमने कहा अगर आपने जिस दिन ये 2 योजना लागू कर दी, आपके विभाग में लाइन लग जाएगी कि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले करा लो, हमारा रजिस्ट्रेशन पहले करा लो। तो ये 2 प्रस्ताव हमने दिए हैं। वापसी का प्रस्ताव जिसने दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए हमें फिर अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा और जितनी अधिकारी का इंटरफियर हमारे काम में कम हो, हमें लगता है इस प्रदेश का, इस देश का व्यापार उतना ही बढ़ेगा। दूसरा एक ये भी है कि ये जो आप स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, इसका कोई आपने एजेंडा फिक्स किया होगा, ये करना है, व्यापारियों के हित में ये करना है, व्यापारियों के लिए ये होना चाहिए, कुछ तैयार किया होगा, क्या है? देखिए 24 दिसंबर 2022 को हम 50 वर्ष में प्रवेश करे थे, तब से हम दीपोत्सव उस दिन हमने पूरे प्रदेश में किया था। क्या था? और पूरे 310 तहसीलों में हमारा दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद फरवरी माह में अभी हमारी चित्रकूट की बैठक थी। फरवरी माह में आज से हमारा अभियान व्यापार मंडल का ये जो हमारा ये पत्रक है, इसको लेकर के ये हमारा पत्रक है, आम व्यापारियों तक जाना, ठीक, कि व्यापार मंडल की क्या उपलब्धि है, क्या व्यापार मंडल ने किया है, हमारी क्या आचार संहिता है, इसका भी हमने उसमें विवरण दिया हुआ है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी हमने उसमें विवरण किया है। और इन सब उपलब्धियों को लेकर के और व्यापार मंडल से आम व्यापारी जुड़े, इसके लिए एक मिस कॉल की भी व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में दी है। आज जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो अभी हमने यहीं से फ़ोन किया था, आज के दिन इस अभियान की शुरुआत हुई है मिस कॉल की, और अभी तक 8400 मिस कॉल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से व्यापारियों में उत्साह भी है। हम 13 मार्च से लेकर के, होली के बाद से लेकर के, और 8 मई यानी श्रद्धेय पंडित जी के जन्म जयंती पर एक पूरे प्रदेश की यात्रा निकाल रहे हैं, जो हर एक जिले में एक दिन रहेगी। और उसमें हम एक शिकायत पत्रिका भी रख रहे हैं कि सरकार से या व्यापार मंडल से एक आम व्यापारी की क्या अपेक्षा है, हम सब लोग आगे क्या करें। इन सब का संकलन करने के बाद में सितंबर माह में एक कानपुर में बहुत बड़ी एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, और कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आवें, उसकी कोशिश करेंगे कि उनको बुला करके और इन समस्याओं को, और आगे हम सब लोग क्या करें व्यापारी समाज के लिए। और ये जो
आत्महत्या हो रही है या व्यापारी अपने को सुरक्षित कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, भविष्य की लेकर के क्या अपनी उसकी कार्य योजना है, इसके लिए हम व्यापार मंडल क्या कर सकता है, इसके लिए भी घोषणा कानपुर में सितंबर माह की बैठक पे करेंगे। ये जो आप आचार संहिता की बात कर रहे हैं, ये व्यापार कैसे, क्या उसमें ये एजेंडा है भाई मिलावटखोरी मत करो? बिल्कुल, ये देखिए, हाँ, मैं आपको घटतौली नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, बताइए कि जो ये बात है, ये देखिए, ये अगर आ जाए तो ये देखिए हमारी इस पे लिखा है, हम कोई मिलावटी व नकली सामान नहीं बेचेंगे। पहले नंबर पे हमारा यह है कि हम कोई मिलावटी व नकली सामान नहीं बेचेंगे। हम कम नहीं तौलेंगे, ऐसा कोई माल दुकान में नहीं रखेंगे जो अंकित वजन व नाप से कम हो। कर वंचन से दूर रहते हुए सरकारी करों की अदायगी ठीक समय पे करेंगे। प्रत्येक ग्राहक को भगवान समझ के सम्मान पूर्वक मधुर व्यवहार करेंगे और अपने व्यवहार में धर्म, सत्यता, ईमानदारी का पूर्ण पालन करेंगे। अपने कर्मचारियों से भाई के समान जैसा व्यवहार करें। व्यापार मंडल के आदेशों एवं कार्यक्रम का पालन करते रहेंगे। किसी भी व्यापारी के दुख दर्द दूर करने हेतु अपने सारे कार्य कुछ समय के लिए स्थिर करने के कदापि नहीं हिचकेंगे। अपनी बाजार व दुकान को स्वच्छ रखेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्या बात। हम ऑनलाइन खरीदारी नहीं करेंगे और स्थानीय दुकानदार से ही खरीदारी। ठीक बात। ये आचार संहिता बनाने के पीछे ये है कि हम बार बार सरकार से मांगे, समाज से मांगे, तो हमारे लिए भी कोई आचार संहिता निश्चित रूप से होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपकी इस आचार संहिता का पालन नहीं करता, उसके लिए भी कोई चेतावनी? देखिए, निश्चित रूप से अगर मिलावटी सामान, उसको हम बिल्कुल समाज द्रोही मानते हैं। ठीक बात है। और मिलावटी समाज करने वाले का व्यापार मंडल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका तो सामाजिक बहिष्कार ही होना चाहिए। हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अब आगे देखते हैं। नहीं, हम सब लोगों ने कभी हमारे यहाँ किसको सदस्य जब बनाते हैं, पदाधिकारी बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफल हो, आपका स्वर्ण जयंती समारोह, उसका एजेंडा भी सफल हो, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मुकुंद मिश्रा बिल्कुल व्यापार मंडल को एक नई धारा देने के लिए कृत संकल्प है। और जो उन्होंने ये बात कही कि व्यापारी करे क्या, ये बहुत बड़ी बात है। मिलावट, घटतौली, नकली सामान, दुर्व्यवहार, अतिक्रमण पर जैसे मुद्दे हैं जिनका ध्यान भी आकृष्ट किया गया है। मुझे विश्वास है कि व्यापार मंडल स्वर्ण जयंती समारोह में न केवल अपने व्यापारियों के लिए एक अच्छा संबल बनेगा, बल्कि ग्राहकों को भी एक नई व्यवस्था देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।